नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 60 के बाद ठाठ करनी है तो आपको जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। कुछ लोग तो अपने पीएफ योगदान को ही रिटायरमेंट की तैयारी मान लेते हैं, लेकिन जिस तेजी से महंगाई और अन्य खर्चे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जरूरी है निवेश स्ट्रैटेजी बनाना। आज जानेंगे रिटायरमेंट के बाद इक्विटी निवेश जरूरी क्यों है, कहां पर कैसे निवेश किया जा सकता है जिससे कि आप 60 के बाद भी कमा सकते हैं मुनाफा। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा देते हैं। अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल, और विकासपुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। अनिल जी और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिटायरमेंट तक की लाइफ और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को कैसे आप प्लान कर रहे हैं। और जैसा हमने शुरुआत में बोला अनिल जी, जितना जल्दी हो उतना बेहतर होता है रिटायरमेंट प्लानिंग करना, पर हाउ अर्ली इज टू अर्ली ये जानना और समझना बेहद जरूरी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की नींव कब रखी जाए? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जैसे ही आपके करियर की शुरुआत हो, पहली ही तनख्वाह में से कुछ पैसे जो है आपको अलग कर देने चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया या कोई आरडी हो गई या पीपीएफ अकाउंट हो गया, तो उससे जो है आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो गोल्डन ईयर्स नहीं डायमंड ईयर्स हो जाएगी। जितनी जल्दी शुरुआत की जाए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और लंबे पीरियड में आप काफी धन संचय कर पाएंगे और साथ ही में बढ़ती हुई मार्केट्स के भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो उसका सीधा सा उत्तर तो यही है कि जल्दी से जल्दी, यानी कि पहली ही तनख्वाह से। लेकिन स्वाति, हमने पीछे एक सर्वे किया था और ये पाया कि 50 साल की उम्र जिनकी हो गई है, 70% लोग ऐसे हैं उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी सोचा भी नहीं है। तो देखिए, ये है सिचुएशन जो ग्राउंड पे है कि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट से 10 साल सिर्फ दूर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक, जैसे आपने शुरू में बोला कि वो सोचते हैं कि प्रोविडेंट फंड से गुजारा हो जाएगा या थोड़ी बहुत जो पेंशन मिलेगी या बच्चे हमारे कमा रहे हैं तो वो हमारा ध्यान रख लेंगे। लेकिन ये सब भ्रांतियां होती हैं, ये सब गलतियां होती हैं। इनका काफी बड़ा भुगतान बाद में करना पड़ता है जब आप पाते हैं कि रिटायर तो आप 60 से हो गए, लेकिन रिटायर आप जॉब से हुए हैं, जिंदगी से नहीं हुए हैं। जिंदगी तो आपकी हो सकता है 90-100 साल तक आपको लेके जाए। ऐसा ना हो कि पैसे खत्म हो जाएं और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय ना कर पाए, या अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए पैसे नहीं है, या और जो जरूरी, जो इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बढ़ गए हैं तो आपकी जो रकम जोड़ी है वो कम पड़ गई है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी रिटायरमेंट की एज को तय करें कि कब रिटायर होंगे, उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और जैसे हमने पहले बोला कि अपनी पहली तनख्वाह में से ही कुछ कुछ रकम जोड़नी शुरू कर दें रिटायरमेंट के लिए, तब आप अपने आप को तैयार पाएंगे रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि आप तैयारी कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और कैसे करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब करें। जैसा अनिल जी ने बताया कि उन्होंने पाया कि कई लोग तो अपने 50 साल, मतलब जो 50 उम्र तक के लोग हैं वो तक अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जो प्री रिटायरमेंट स्टेज है विकास, उसमें जो निवेश स्ट्रैटेजी हो ये समझना जरूरी है कि वो बनाई कैसे जाए। हम यूजुअली सीधे अगर मुद्दे पर आए तो लोग यही जानना चाहते हैं कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे गोल के लिए निवेश कहाँ करना चाहिए, कैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि रिटायरमेंट तक हमें अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। धन्यवाद स्वाति। स्वाति, एक कहावत है कि मनी इज नॉट गॉड बट मनी इज नॉट लेस देन गॉड ऑल्सो। क्या है कि रिटायरमेंट, जैसा अनिल जी ने बोला कि जब आप करियर शुरू कर रहे हैं तब से ही आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दीजिए। बट हाँ, एक डिफरेंट लाइफ साइकिल जो रहता है उसके बेसिस पे आप अपना जो प्रेपरेशन है रिटायरमेंट के लिए वो आपको बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेड जब अप्रोच की बात आती है तो मे बी जब यंग है तो आप थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं, इक्विटी हैवी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट जैसे जैसे रिटायरमेंट की एज आने वाली हो उसके पहले आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी कंपोनेंट थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। मे बी 60-70% प्री रिटायरमेंट एज तक आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद पोर्टफोलियो जनरली आपका मल्टी कैप स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए थोड़ी ज्यादा, या बैलेंस एडवांटेज फंड या इक्विटी सेविंग्स फंड की जो कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड फंड की कैटेगरीज हैं, ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जानी चाहिए। और बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पोर्टफोलियो जो है वो आपका बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इक्विटी सेविंग्स फंड और मल्टी कैप फंड्स के थ्रू बिल्ड करना चाहिए ताकि रिस्क कंपोनेंट ज्यादा हो। लेकिन टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए इस तरीके के जो फंड रहेंगे वो टैक्स लायबिलिटी भी कम रखेंगे
और पोर्टफोलियो को अच्छा यील्ड देंगे जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। तो ऐसे जो आपने कैटेगरीज बताई, बैलेंस एडवांटेज हो गया, आर्बिट्राज है, लो ड्यूरेशन, वैसे कौन से फंड्स हो सकते हैं विकास उसमें? जैसे फॉर एग्जांपल कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड एक अच्छा फंड है, जो कि आपको एक एक एफडी की काइंड ऑफ रिटर्न है, वो इस तरह की रिटर्न लॉन्ग टर्म अगर एवरेज देखेंगे तो उससे थोड़ा बेहतर ही जनरेट करके दे सकता है, और टैक्सेशन उसका इक्विटी का अकाउंट होता है। तो जहां पे आपको एफडी 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं, वहां पे ये स्ट्रेट अवे आपका 10% कैटेगरी में आता है। सेम इज द केस विद बैलेंस एडवांटेज कैटेगरीज, सेम इज द केस विद अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। सो ये जो फंड है, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा बैलेंस एडवांटेज फंड है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे का मल्टी कैप फंड हो गया, या आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, या एसबीआई मल्टी कैप फंड। तो इस तरीके से ये मल्टी कैप स्ट्रेटजीज हो गई, और आपका जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होगी, इनमें से कुछ अच्छे फंड है जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। जी अनिल जी, आपकी नज़र में रिटायरमेंट प्लानिंग का जो बास्केट है उसमें कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए? और हम यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसका भी सहारा लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आपकी नज़र में रिटायरमेंट के सफ़र तक पहुँचने के लिए आपको मिक्स ऑफ बोथ, कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स होना बेहद ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? हाँ, देखिए, पहले भी कई दफा हमने इस प्रोग्राम में बताया कि 4 महत्वपूर्ण विकल्प हैं हर एक इंसान के सामने अपनी प्री रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को भी सुहावना सफर बनाने के लिए। ये 4 क्या हैं? ये हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड और रियल एस्टेट। और इन चारों का क्या अनुपात होना चाहिए, वो आपकी उम्र के साथ बदलता जाता है। पहले जहां तक बात कर रहे हैं डेट की, तो डेट में आ जाते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, आपकी अपनी कंपनी का ईपीएफ, या फिर कुछ लोग थोड़ा बहुत बैंक एफडी में भी कर लेते हैं, आरडी भी कर लेते हैं। इसके बाद जब रिटायरमेंट नजदीक आ जाती है तो फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह और दूसरी कुछ पेंशन स्कीमें भी आ जाती हैं। जो इक्विटी है उसकी तो अभी विकास जी ने बड़ी लंबी लिस्ट बताई। इक्विटी में निवेश करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है थ्रू सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें भी हमारी सलाह ये रहती है कि आप अपनी कुल जो अमाउंट जो आपने सिप में करना है उसको आप 5 तरह की सिपों में बांटिए बराबर बराबर, ताकि आपको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बेनिफिट मिले। और वो 5 कौन सी हैं? वो हैं 2 लार्ज कैप होनी चाहिए, एक होनी चाहिए मिड कैप, एक होनी चाहिए मल्टी कैप, और जो 5वीं सिप है वो आपके पसंद की कोई भी थीम हो सकती है, जैसे कि इंटरनेशनल इक्विटी फंड, या बैलेंस, या स्मॉल कैप फंड, या इंडेक्स फंड, या वैल्यू फंड वगैरह। और फिर तीसरा जो है गोल्ड। गोल्ड में हमारा ये एक ओपिनियन रहता है कि हर एक इंसान को अपनी कुल जमा पूंजी का 10% यानी 10% जो है वो गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, या गोल्ड ईटीएफ हो गए। और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है तो हर एक को अपने सपनों का घर अपने हिसाब से ही बनाना चाहिए। उसका भी रूल ये है कि आपकी जो टेक होम सैलरी है, ईएमआई उसकी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्वाति सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि इसमें अनुपात क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतने परसेंट आपको लगाने हैं इक्विटी में। तो मान लीजिए आपकी उम्र अभी 30 साल की है, तो 70% आपकी सेविंग पे जाना चाहिए इक्विटी में थ्रू म्यूचुअल फंड सिप्स, 10% गोल्ड में जो हमने अभी बताया आपको, और बाकी 20% जो है वो डेट में, यानी कि प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीमों में। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, तब आपको इक्विटी में निवेश घटा के 100 माइनस 50 50% पे कर देना चाहिए, 10% गोल्ड में और बाकी 40% में। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट नजदीक आ गए हैं, 60 साल की आपकी उम्र हो गई है, तब भी आपको इक्विटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तब भी आपको 40%, 100 माइनस 60, कम से कम, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इक्विटी में एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के म्यूचुअल फंड का, तरह तरह की स्कीमों का, जैसे विकास जी ने बताया, मैंने भी बताया, वो 10% गोल्ड में और बाकी 50% डेट में बढ़ जाना चाहिए। इवन तो हम कहते हैं कि अगर कोई आपके फैमिली में बुजुर्ग हैं जो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, जो 80 साल के हो गए हैं, वो भी कम से कम 100 साल तक जिएंगे, उनको भी 100 माइनस 80, 100 में से 80 घटाइए, 20% रखना चाहिए उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तरह तरह के, 10% गोल्ड में और 70% जो है वो डेट में, यानी कि प्रोविडेंट फंड, बॉन्ड्स, एफडी, पोस्ट ऑफिस की स्कीमें। तो हमारा ये मानना है स्वाति कि अगर आप अनुशासन के साथ धैर्य के साथ इस तरीके से जो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, इक्विटी में लगातार बने रहेंगे लेकिन कम करते जाएंगे अनुपात उसका, डेट में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और गोल्ड में रखेंगे बरकरार 10%, तो हमारा ये मानना है कि आपको आर्थिक निर्वहन मिल सकता है। आपकी जो फाइनेंशियल जो फिटनेस है वो बहुत इंप्रूव हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है, आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है वो नॉट ओनली वो लंबे बनेंगे
बस वो सुखमयी होंगे, बहुत ही केयर फ्री होंगे, वरी फ्री होंगे और आपको जीने का लुत्फ आएगा, ऐसा हमारा मानना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। आइए अब ज़रा आते हैं कि जब हम रिटायरमेंट के बाद बेसिकली ये चाह रखते हैं कि हमारे पास एक रेगुलर आय आए, तो उसका एक बेहतरीन तरीका सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान माना जाता है, काफ़ी जो फेमस है थ्रू म्यूचुअल फंड का रूट। तो विकास, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे किया जाए। मतलब जो ऑलरेडी जिस फंड में उनकी एसआईपी चल रही है, क्या उसी में एसडब्ल्यूपी करना शुरू कर दे? एक मुश्त पैसा आता है तो एसडब्ल्यूपी के लिए एक फंड में डाल दें। रिटायर होने पर कई लोगों को बल्क में पैसा मिलता है, ग्रेचुटी हो गया, पीएफ का पैसा हो गया, रिटायरमेंट के टाइम पे काफ़ी सारा जो लमसम अमाउंट आता है वो किसी फंड में डालकर एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। इक्विटी से करें या फिर डेट से करें या फिर हाइब्रिड से करें? ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो बताइए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करने का सही तरीका क्या हो? स्वाति, कुछ वर्ष पहले क्या होता था कि डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते थे। तो बहुत सारे जो रिटायरमेंट लोग जो हैं, जो रिटायर होते थे, उनका कॉर्पस जो होता था वो डिविडेंड पेइंग या डिविडेंड यील्डिंग फंड्स में बना के, और उनको रफली मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड आता था। अब क्योंकि डिविडेंड पूरा टैक्सेबल हो गया इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, तो अभी ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शंस में हम सजेस्ट करते हैं। तो ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका एक एक पोर्टफोलियो का यील्ड रहता है। तो मान लीजिए बहुत ही कंजर्वेटिव अगर पोर्टफोलियो कोई बनाया है, तो उसकी 8 से 10% की एक कंजर्वेटिव अगर यील्ड रहती है, तो उसमें आप ये मान के चलिए कि आपकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से अब नेसेसरी नहीं है कि आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना है। आप एक छोटा अमाउंट जो आपको बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हैं, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना डिसाइड करें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पोर्टफोलियो ग्रो करता है 10% से, और उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 करोड़, तो 10 लाख रुपया उनका साल की पोर्टफोलियो जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब यदि उनको महीने के सिर्फ 30,000 रुपए चाहिए, तो उनको 3,60,000 रुपए में साल भर में उनका काम हो जाएगा। तो नॉट नेसेसरली कि उनको 10 लाख का विड्रॉ करना है। तो वो क्या करते हैं, 3,60,000 या 4 लाख के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर एक फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल ले लें, चाहे वो मंथली या क्वार्टरली ले लें। तो उसपे एक सिंपल स्लिप भर के उस फंड हाउस में डिपॉजिट करके या अपने एडवाइजर के थ्रू उसको करिए। तो मंथली आप डेट डिसाइड कर लेते हैं कि इस डिसाइड को उतना पैसा मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, और फिर आप उसकी अवधि भी तय कर सकते हैं। आप सिस्टमैटिक विड्रॉल को रोक भी सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग को उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और यदि क्या होता है कि जैसे ब्रॉडर पिक्चर तो सर ने बताया, अनिल जी ने, कि किस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना चाहिए, किस तरीके से इक्विटी कंपोनेंट ये होना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी होंगे जो एक अच्छे बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, या बहुत अच्छे किसी जॉब से या हायर सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, और शायद उनका मंथली एक्सपेंसेस ऑलरेडी टेकन केयर है और उनको उतना जरूरत नहीं है, और वो पैसा उनका लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये भी हो सकता है कि एक सीनियर सिटीजन का पोर्टफोलियो कैन बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज अगर उनको लगता है कि ये पैसा मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, तो हो सकता है वो सिस्टमैटिक विड्रॉल भी ना लें, और एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना के वो अपने जनरेशन नेक्स्ट को असाइन करना चाहते हैं। तो वो पोर्टफोलियो जिसको आप बोलते हैं नॉन इनकम जनरेटिंग, जिसको रेगुलर इनकम वाला, वो ना होके मोर ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो ये एक एक्चुअली बहुत ही क्लाइंट स्पेसिफिक या इन्वेस्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी होती है कि हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारे पैसे की जरूरत कितनी है, और उसके बेसिस पे फिर वो पोर्टफोलियो को बनाया जा सकता है, कि चाहे वो बहुत एग्रेसिव हो या बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाए। सो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से होता क्या है कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो जनरली डिविडेंड में 30% है या दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में 30% तक जाती है, सो एसडब्ल्यूपी में वो फंड्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे इक्विटी सेविंग्स हो गया, या बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गया, या मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड हो गए, तो उनकी टैक्सेशन 1 साल के बाद में 10% हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टमेंट का जो एक रिटर्न, लिक्विडिटी और रिस्क कितना है, और उसके बाद में उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या है, वो कितनी रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब एक रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाए। तो अनिल जी, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ये भी इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर कर भी रहे हैं तो आपको पैसे निकालने कितने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि एक कुआं है और कुएं से हर महीने आपको पैसे मिले जा रहे हैं, आखिरकार आप भी का पैसा ग्रो होकर आपको मिल रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर डेट से आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किया या इक्विटी से किया एसडब्ल्यूपी, तो निकालने की जो रेट होनी चाहिए उसको कैसे तय करें? हाँ, देखिए, अच्छा प्रश्न है ये, रोज ही हमसे तकरीबन पूछा जाता है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे काफी क्लाइंट्स की रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। हमारी सलाह ये रहती है कि जो भी पैसा आपका फ्यूचर के लिए आपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रखा है, उसको आप एक अनुपात में डालें 3 तरह के फंड्स में, डेट फंड्स में, हाइब्रिड फंड्स में और इक्विटी फंड्स में।
20% डेट में, 60% हाइब्रिड में और 20% इक्विटी में। और हमारा अपना ये मानना है कि ऐसे करके अनुपात से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो 8 से 9% की आएगी। और अगर आप जो विड्रॉल का रेट है वो अगर 6% के करीब रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो पूंजी है वो नहीं कम होगी। लोगों को ये होता है कि जो मेरी जोड़ी हुई रकम है, जो मेरा कॉर्पस है, वो ना कहीं कम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मेरे पैसे खत्म हो जाए। तो उसके लिए उत्तर ये है कि तकरीबन 6% की जो दर पे अगर आप SWP स्टार्ट करते हैं और निवेश करते हैं, जैसे मैंने बताया 20% डेट, 60% हाइब्रिड, 20% इक्विटी में, तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो ओरिजिनल पूंजी है वो बजाय कम होने के बढ़ती ही जाएगी। और आप अपने जो बढ़ता हुआ जो बाद में इन्फ्लेशन की सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सकता है आपके रिटायरमेंट के बाद खर्चे 1 लाख रुपए के हों महीने के, लेकिन 5 साल के बाद वो बढ़ के शायद 1.25 लाख हो जाएंगे, 10 साल के बाद बढ़ के 1.5 लाख हो जाएंगे। तो उसका भी इंतजाम हो पाए वो तभी हो पाएगा जब आप जितना कमा रहे हैं थोड़ा उससे कम निकाल रहे हैं। अगर आप 8-9% कमा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो पे और 6-6.5% निकाल रहे हैं, तो फिर आप फ्यूचर के इन्फ्लेशन को भी आराम से बीट कर पाएंगे। बिल्कुल, तो जितना आपका रेट ऑफ विड्रॉल है वो हमेशा रेट ऑफ रिटर्न से कम ही रखें, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसको बढ़ने का मौका भी तो आपको देना है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चर्चा आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।